नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा का पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में एक हमने जो सबसे ज़रूरी पार्ट है शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन, उसको शुरू किया था। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ी मेहनत करें आप तो ये 15 के 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, जो आपकी सफलता में बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट पेपर में 15 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन का यही पार्ट कर लेते हैं तो आपका 20% सिलेबस तो आपका यहीं से हो जाता है। और दोस्तों, संभावना है कि ये सारे प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। तो पूरी मन से, पूरी ताकत के साथ, पूरे मनोयोग से पढ़ते रहें तो अवश्य ही आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हमारे द्वारा न केवल ये पार्ट आपको करवाया जा रहा है, बल्कि फर्स्ट ग्रेड का पूरा फर्स्ट पेपर आपको करवाया जा रहा है। तो किसी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिएगा तो आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। और हाँ, पूरा सिलेबस आपको यहीं पर करवाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलती हैं। आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन राकेश सर अतुल्य आरएस को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लास नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी दोस्तों। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइएगा शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में ही, क्योंकि इसी को हमने पहले शुरू किया था। इसके 2 पार्ट बड़े अच्छे से अपने पढ़ चुके हैं। आज इसका तीसरा और अंतिम पार्ट अपने करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के विषय में। तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग क्या है? तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, जिसे हम HECI के नाम से जानेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको संपूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, गठित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। HECI क्या होगा? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग होगा। और संपूर्ण उच्च शिक्षा, जो आपके 12वीं के बाद की जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में, यानी सबसे ऊपर जो निकाय होगा, जो बॉडी होगी, कंट्रोलिंग जो बॉडी होगी, वो कौन सी होगी दोस्तों? वो HECI होगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगी। और इस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत ही मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसमें बाकी सारी तो चीज़ें शामिल होगी, लेकिन कानूनी और मेडिकल शिक्षा को छोड़ करके बाकी सारी उच्च शिक्षा जो है उसको इसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संपूर्ण उच्च शिक्षा आयोग का सर्वोच्च निकाय कौन सा होगा नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो वो होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। इसमें किसको शामिल नहीं किया जाएगा? तो मेडिकल और कानूनी शिक्षा को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इनको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। वर्ष 2040 तक, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों जिन्हें अपने HEI कहते हैं, का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये, कि 2040 तक, सन 2040 तक हमारा टारगेट है कि वर्तमान जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है, HEI है, उनका उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा, जहाँ पर बहुत सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। 2030 तक क्या टारगेट है? प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो 2 टारगेट है हमारे पास में, 2030 का और 2040 का। 2030 तक तो हमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों को स्थापित करना है, यानी प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान हो, उसको स्थापित करना है दोस्तों। तो ये हमारा टारगेट है। और
इसमें ये कहा गया है कि जो भी उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएंगे उनको बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। ये टारगेट हमारा रहेगा 2040 तक, यानी 2030 तक स्थापना है और उसके बाद में उसका डेवलपिंग भी आगे से आगे चलता रहेगा दोस्तों। भारत उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो उच्चतर शिक्षा आयोग है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है, ये अपना कार्य ढंग से कर सके इसके लिए इसको 4 संस्थान इसमें स्थापित किए जाएंगे, 4 निकाय इसके बनाए जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा नियामक। ये विनियमन हेतु होगा, नियम कानून बनाने हेतु। सामान्य शिक्षा परिषद होगी, ये मानक निर्धारण हेतु। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद होगी वित्त पोषण के लिए, और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद होगी प्रत्यायन के लिए। तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जो है वो अपना काम ढंग से कर सके उसके लिए ये 4 स्थापित किए जाएंगे। अब यहाँ पर जहाँ 3 होंगे वहाँ तो क्वेश्चन बनता ही है, वहाँ 4 हो वहाँ भी बन सकता है और पूछ ले कि इनमें से कौन सा उसका अंग या उसका निकाय नहीं है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का, और यहाँ 4 में से वो किसी एक को बदल देगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब आगे बात करते हैं हम अनुसंधान के विषय में। तो नई शिक्षा नीति में एमफिल जो होती थी अपने उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, फिर एमए, फिर उसके बाद में एमफिल जो थी, जो किया जाता था पहले, उसको समाप्त कर दिया गया है। पीएचडी के लिए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, फिर एमए, उसके बाद एमफिल को समाप्त कर दिया जाएगा। ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। उसके स्थान पर क्या आएगा वो अपने पहले पिछली क्लास में भी देख चुके हैं क्या क्या हमें करना है, लेकिन यहाँ पर जो अनुसंधान के विषय में बात की गई है वो ये है कि समाप्त करने की बात है। इसमें नई शिक्षा नीति में एमफिल को ख़त्म कर दिया जाएगा। पीएचडी के लिए जो होता था 4 वर्षीय ग्रेजुएशन है, फिर एमए है, उसके बाद में एमफिल है, ये सारा जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सही रूप से उत्प्रेरित और विकसित करने के लिए सभी प्रकार के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए ये फाउंडेशन जो है वो स्थापित किया जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना की जा रही है किसके लिए? राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हो सके, उसको सही रूप से उत्प्रेरित और विकसित किया जा सके, इसलिए सभी प्रकार के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। इसके बाद में दोस्तों थोड़ी हम बात कर लेते हैं परीक्षण और मूल्यांकन के विषय में, जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी चेंज होने हैं उनके विषय में। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। नंबर 1 बात, सबसे पहली बात हमने क्या कही, 10वीं 12वीं के लिए जो बोर्ड की परीक्षा होती है वो जारी रहेगी, उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, लेकिन इस परीक्षा प्रणाली में सुधार जरूर किया जाएगा। बोर्ड में सुधार किया जाएगा, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। क्या किया जाएगा उसे अभी हम देखते हैं। छात्र परीक्षा देने के लिए अपने विषयों में से कई विषय चुन सकेंगे, अपने विषयों में से ही कोई विषय चुन सकेंगे, कोई विषय भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, कोई विषय चुन सकेंगे। छात्रों को वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, यानी 2 बार छात्र जो है वो बोर्ड परीक्षा दे सकेगा, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के जो उच्चतर जोखिम पहलू थे उनको क्या किया जा सकेगा, समाप्त किया जा सकेगा। दोस्तों छात्रों को वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति होगी, यानी वो 2 बार दे पाएगा, जिससे बोर्ड परीक्षाओं का जो जोखिम पहलू है, यानी पता नहीं क्या होगा एक बार परीक्षा होती है, ये जो चीज़ें हैं वो सारी समाप्त होंगी। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान होगी। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन वो सभी देश में, पूरे देश में एक समान ही होगी। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा साल में 2 बार करवाया जाएगा। कितने बार करवाया जाएगा दोस्तों? 2 बार करवाया जाएगा एडमिशन के लिए।
फिर हम बात करें परख की, तो छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, छात्रों के मूल्यांकन के लिए, उनका मूल्यांकन हो सके उनके लिए कौन से मानक होंगे, उन मानकों का निर्धारण करने वाले निकाय के रूप में एक निकाय की स्थापना की जा रही है, केंद्र की स्थापना की जा रही है। परख के नाम से एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जा रही है दोस्तों, ये की जाएगी। परख क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो परख क्या है, तो छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय है एक, उसके रूप में इसकी स्थापना की जा रही है। 360 डिग्री असेसमेंट, इसमें क्या है, तो छात्र का रिपोर्ट कार्ड जो है वो 360 डिग्री के आधार पर उसके व्यवहार, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं, मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। अभी जो छात्र का रिपोर्ट कार्ड बनता है वो परीक्षा हुई, उसमें अंक आए, उन्हीं के आधार पर बनता था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसका बिहेवियर कैसा था, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी कैसी थी, मानसिक क्षमताएं उसकी कैसी हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर उसको तैयार किया जाएगा, जिसमें मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक और सहपाठियों के द्वारा किया जाएगा। इसमें मूल्यांकन स्वयं छात्र भी करेगा, शिक्षक भी करेगा, सहपाठी भी करेगा, सबसे मिलकर के, यानी 360 डिग्री एंगल के आधार पर, यानी 360 डिग्री का मतलब पूरा चारों तरफ से हम उसको देख पा रहे हैं, उसके सभी एंगल देख पा रहे हैं, यानी उसकी सभी प्रतिभाओं को, सभी क्षमताओं का आकलन जो है यहाँ पर किया जाएगा। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये अपने पीछे पढ़ चुके हैं, पहली क्लास में ही हमने इसको देख लिया था। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप पोर्टल और खुला विद्यालय योजना। ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। SC, ST, OBC के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्कॉलरशिप पोर्टल का निर्माण किया गया है, NSP की तरह ही। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया, स्कॉलरशिप पोर्टल का जो निर्माण किया गया है वो किस आधार पे किया गया है, क्यों किया गया है, ताकि SC, ST, OBC के जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप दी जा सके, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप पोर्टल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, स्कॉलरशिप प्रदान करने से होगा क्या, तो स्कॉलरशिप प्रदान करके स्कूल न आने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। IIT और IIM जो संस्थान है उन्हीं की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी MERUS की स्थापना की जाएगी। ये नाम आ सकता है, ये फुल फॉर्म आ सकती है दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। IIT और IIM की तरह इन्हें भी स्थापित किया जाएगा, इसकी भी स्थापना की जाएगी। देश के युवा जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, अब ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सकते या किसी भी संस्था में अध्ययन नहीं कर सकते, उन्हें NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम से जोड़ करके पढ़ाया जाएगा। यानी जहां सीधा सीधा आप समझ सकते हैं ओपन स्कूलिंग की बात की जा रही है, जो बच्चे, जो युवा किसी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, किसी संस्था में जा करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें ओपन स्कूलिंग के माध्यम से जो ओपन स्कूल चलाए जा रहे हैं केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, उनसे जोड़ करके उन्हें पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय संस्थान कक्षा 3, 4 व 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान के द्वारा कक्षा 3, कक्षा 4 और 8 यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कोई 5-6 किलोमीटर चलना पड़ता है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। वहां पर हॉस्टल खोले जाएंगे जहां पर जो विद्यार्थियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय होते थे, जैसे उन्हीं की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण भी किया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना करने पर भी जोर दिया जाएगा। अब हम लास्ट में देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षावार बस्ते का वजन कितना होगा, यानी कितना किलो का बैग उसको उठा करके चलना है, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, यानी बस्ते का वजन कितना हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रत्येक कक्षा के हिसाब से। पहली कक्षा के अंदर बस्ते का वजन जो होगा 1.6 से 2.2 किलोग्राम का होगा। बाकायदा इसके लिए वेट मशीन होगी, उसमें वेट होना चाहिए, यानी इतना वजन उसका निर्धारित रहेगा। कक्षा 2 में 1.6 से 2.2 किलोग्राम तक, तीसरी क्लास में 1.7 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक, फोर्थ क्लास में 1.7 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक, पाँचवीं क्लास के लिए 1.7 से 2.5 किलोग्राम तक, छठी क्लास के लिए 2 से 3 किलोग्राम का बैग जो है बच्चे ला सकते हैं दोस्तों। कक्षा 7 के जो बच्चे होंगे 2 से 3 किलोग्राम का बैग है। 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 2.5 से 4 किलो का बैग है, और 9वीं कक्षा के लिए 2.5 से 4.5 किलो का बैग रहेगा। 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी 2.5 से 4.5 kg का बैग है, और 11वीं में आकर के बस्ते का वजन कितना हो गया 3.5 से 5 kg, और 12वीं कक्षा के बच्चे जो हैं वो 3.5 kg से 5 kg तक का बैग उनका होना चाहिए। ये कक्षावार बस्ते का वजन भी इसमें निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस की है। मुझे उम्मीद है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको करने में आप अच्छे से सक्षम होंगे। इसके बाद में आपको इसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।